और बीएसए के खिलाफ तो जांच होगी। और ये बीएसए साहब, मैं जानता हूं कि आप जो है कितने लोगों से पैसा लेकर के प्रॉक्सी टीचर के रूप में पढ़वाने का काम करते हैं। आप हमसे भी पैसे की मांग कर रहे थे, ऐसा नहीं है, और ऐसे थोड़ी हमको छूट दिए थे। और तमाम वही बहारिया में मैं जानता हूं 2-3 लोगों के परिवार के लोग नहीं जाते हैं, उनकी पत्नियां नहीं जाती हैं पढ़ाने। कोरांव से लेकर के मांडा से लेकर के तमाम लोग प्रॉक्सी टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और आपके पास पैसा पहुंचता है। आप जो है घोटाला करते हैं। आप बहुत दूध के धुले नहीं हैं बीएसए साहब। अगर ये मेरे खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं तो मैं भी इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के बारे में आरटीआई के तहत मांग करके इनकी भी जांच कराने की मांग करूंगा। और ये आप इसके पहले आप शायद जानते भी रहे होंगे, ये भी 10 साल तक शिक्षक रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, और ये तैयारी करते थे आकर के, और ये भी विद्यालय नहीं जाने का काम करते थे। कभी ये विद्यालय नहीं जाते थे, लेकिन ये अपना जो पीछे के इतिहास में इन्होंने जो किया है अपना भूल गए। केवल जात के नाते मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। मैं आज कुछ मुद्दे को लेकर के आपके बीच में मुझे इसलिए आना पड़ा, और मैं अब तक चुप इसलिए रहा, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मैंने अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है मुख्यमंत्री जी पर। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने आज तक कभी भी किसी के प्रति कोई भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं किया है, और न तो आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। और ये प्रकरण जब से ये मामला वीडियो सामने आया, तमाम लोग उस वीडियो को सुन भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, और तमाम लोगों के जानकारी में भी होगी वो वीडियो। जो उदाहरण दे करके जिस प्रकरण को लेकर के इस मामले को इतना हाईलाइट किया गया, हम किसी से कोई गिला शिकवा न रखते हुए, किसी की कोई शिकायत न करते हुए हम अपनी बात की शुरुआत करना चाहते हैं। मेरे फेसबुक के मित्रों, शुभचिंतकों, मेरा ये मानना है कि मैं किसी को अपने तरफ से आहत नहीं करना चाहता, और न मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जब मेरे हक और अधिकार की बात आती है तो मैं हमेशा लड़ा हूं, और हमेशा लड़ने का काम किया हूं। हमारी सरकार में, सपा के सरकार में ही आप देख लीजिए, जब हमारे हकों पर, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा था, तो हम उस सरकार के खिलाफ भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए फ्रंट पे आए थे, सामने आए थे, और लड़ाई को लड़े। सफलता मिली कि नहीं मिली ये अलग बात है जो है। लेकिन आज जिस प्रकरण को लेकर के कुछ विशेष जात के लोगों को कष्ट हुआ है, वैसे हमारा किसी को कष्ट पहुंचाने का मकसद नहीं है। ना अगर लोगों को लगता है कि मैंने कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, तो इसके लिए मुझे खेद है। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं अपनी बात को जो है स्वीकार कर लूं। लेकिन साथियों, जब से ये प्रकरण आया, इलाहाबाद के बीएसए के द्वारा, श्री प्रवीण तिवारी के द्वारा मुझे 5 तारीख को नोटिस दिया गया, और 5 तारीख के बाद मैं जो है सीएल पर छुट्टी पर था, और सीएल के दौरान रहते हुए उन्होंने मेरा निलंबन भी किया। खैर, ये सब बात छोड़िए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब इस प्रकरण को सारे लोग जान चुके हैं। लेकिन 10 तारीख को जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद ही मेरा निलंबन किया गया। अगर कुछ लोग साजिश करके मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, और मुझे बदनाम करके मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, तो उन मित्रों को
मेरी सलाह है कि अजीत कुमार यादव हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ा है और लड़ेगा और लड़ने का काम करेगा भी। और मैं इन छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहता, बीच में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आज तक जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार हैं। मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं किया है और बेबुनियाद हैं। इलाहाबाद के बीएसए जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। वो जब मिर्जापुर में बीएसए थे तो इसी सरकार में एमडीएम घोटाला का जो प्रकरण आया था, हमारे एक पत्रकार भाई ने इनके खिलाफ उठाया था आवाज कि वहां बच्चों को जो है नमक और चावल खिलाया जा रहा है, एमडीएम के मीनू के तहत नहीं खिलाया जा रहा है। और कोई भाई, मेरा निवेदन है कि गलत टिप्पणी नहीं करेंगे किसी के प्रति, केवल समर्थन करें। साथियों, वहां मिर्जापुर में इनका निलंबन हुआ और उसकी जांच भी चल रही है। इसके बाद जब ये जौनपुर आए तो जौनपुर में भी इनका एक प्रकरण आया था घूस का, उसमें कई लोग शामिल थे। और मैं, अगर ये मेरे खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं तो मैं भी इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के बारे में आरटीआई के तहत मांग करके इनकी भी जांच कराने की मांग करूंगा। और ये आप इसके पहले आप शायद जानते भी रहे होंगे, ये भी 10 साल तक शिक्षक रहे हैं, अध्यापक रहे हैं और ये तैयारी करते थे आकर के, और ये भी विद्यालय नहीं जाने का काम करते थे, कभी ये विद्यालय नहीं जाते थे। लेकिन ये अपना जो पीछे के इतिहास में इन्होंने जो किया है अपना भूल गए। केवल जात के नाते मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, जबकि मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं अधिकारवादी हूं, मैं हकवादी हूं, मैं अपने हुकूक के लिए लड़ने वाला हूं। मैं कभी जातिवाद की बात नहीं करता। तमाम फॉरवर्ड मित्र हैं, तमाम ठाकुर, पंडित, श्रीवास्तव लोग मेरे सपोर्टर हैं, मेरी उनसे दोस्ती है, मेरी मित्रता है, वो मेरे सुख दुख में मेरी मदद करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक बात है, राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि आदमी उसको उठाता है, बोलता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के बीएसए साहब मेरे खिलाफ कल जॉर्ज टाउन थाने में इन्होंने एफआईआर कराया और मैं इन एफआईआर और बप्पी धमकी से डरने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मरना है केवल एक बार, मरना 100 बार नहीं होगा, मुझे पता है। और दोस्तों, आपको मैं कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि जिस बात का खतरा है सोचो कि वो कल होगी, जरखेज जमीनों में बीमार फसल होगी। अगर आज आप नहीं चेतेंगे, आज आप अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं निकलेंगे, तो संविधान की जो बात कर रहे हैं लोग खतरे में, तो संविधान से ये देश नहीं चलेगा। ये जातियों का जंजाल है इस देश में, और जातिवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर लोगों से जलन किया जाता है। संविधान से ही ये देश चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा, धर्मवाद से देश नहीं चलेगा। ये अंबेडकर ने जो हमको अधिकार दिया है संविधान के तहत, उसी से ये देश चलेगा। और सबके लिए कानून बराबर है। मुझे कोर्ट जो सजा करेगी, न्यायालय जो सजा करेगी, मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कुछ साथी जो इस मुगालते में है, विशेष वर्ग के लोग विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो लिख रहे थे कि मैं अध्यक्ष रहते हुए तथ्य गोपन किया था। तो आज मैं बताना चाहता हूं, कभी मैं फेसबुक लाइव पे अपनी बातों को शेयर नहीं किया। हिंदुस्तान की मीडिया में एनडीटीवी से लेकर के जितनी मीडिया है, मेरा इंटरव्यू उस समय कर चुकी है, और मैं तमाम सेमिनारों में भी भाग ले चुका हूं। और मैं उस ऑफिशियल पोस्ट वो विश्वविद्यालय का नहीं था, मामला कोर्ट में गया था। मैं वहां का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 2003 में उप मंत्री भी था, 2005 में मैं अध्यक्ष बना। मुझे माइंडेड मिला, जनता का सहयोग मिला, प्यार मिला, लोगों ने मुझे जिता करके कुर्सी पर बैठाया, साल भर में बैठा। कोर्ट ने मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं किया था, कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर जो है चुनाव को क्वेश्चन कर दिया था, मुझे प्रक्रिया को उसने रद्द किया था, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लोग कह रहे थे कि मैं तथ्य गोपन करके अध्यक्ष बना था, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, मैंने ट्रेनिंग किया था, दरोगा का इंटरव्यू हुआ था, मैंने नौकरी छोड़ दी थी। उस समय भी मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, दो नौकरी से मैं इस्तीफा दिया था। मेरा नामांकन रद्द कराने के लिए तमाम लोग साजिश कर रहे थे। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम लोग मेरा नामांकन वैध किए। मैं वहां पर धरने पर बैठा, आमरण अनशन किया। हमारे साथ जितने साथी थे आकर के सब लोगों ने मेरा सहयोग किया। मेरा नामांकन वैध किया गया और एक कमेटी बैठाई गई, उसमें भी वैध किया गया और मैं चुनाव लड़ा, तब अध्यक्ष बना। लेकिन आप जानते हैं कि कोर्ट में कौन लोग हैं? हमारे लोग तो हैं नहीं जो हमारे साथ न्याय कर सकते थे। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ न्याय नहीं हो पाया। पेरियाल ललई रहे हों, चाहे जगदेव बाबू कुशवाहा रहे हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी रहे हों, चाहे मानवर कांसीराम जी रहे हों, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे महापुरुषों के साथ हमेशा दबाने का काम किया गया। लेकिन हमारे महापुरुष कभी पीछे नहीं हटे। मैं इनके जैसा ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इनके जैसा बनने के रास्ते पर निकल रहा हूं, लेकिन हाँ, इनके जैसा बनने की कोशिश अब मैं करूंगा और निकलूंगा। आप लोगों, मैं ये सही है कि हो सकता है कि तमाम कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़े, तमाम मुझे संघर्ष करना पड़े, लेकिन न मैं कभी संघर्ष से पीछे हटा हूं, न मैं कभी लड़ने से पीछे हटा हूं और न कभी लड़ने से पीछे हटूंगा। और बीएसए के खिलाफ तो जांच होगी। और ये बीएसए साहब, मैं जानता हूं कि आप जो है कितने लोगों से पैसा लेकर के प्रॉक्सी टीचर के रूप में पढ़वाने का काम करते हैं। आप हमसे भी पैसे की मांग कर रहे थे, ऐसा नहीं है, और ऐसे थोड़ी हमको छूट दिए थे। और तमाम वही बहारिया में मैं जानता हूं 2-3 लोगों के परिवार के लोग नहीं जाते हैं, उनकी पत्नियां नहीं जाती हैं पढ़ाने। कोराव से लेकर के मांडा से लेकर के तमाम लोग प्रॉक्सी टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और आपके पास पैसा पहुंचता है। आप जो है घोटाला करते हैं। आप बहुत दूध के धुले नहीं हैं बीएसए साहब। और ज्यादा पर्दाफाश करूंगा, और अब तथ्यों के साथ, कि इलाहाबाद में कितने लोग ऐसे हैं जो अब सतर्क हो जाए। मैंने कहा ना कि आग लगेगी तो आएंगे कई जद में, केवल मेरा ही घर नहीं जलेगा। इस बात को दोहरा के जा रहा हूं और मैं और खुलासा करूंगा। और मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैंने किसी को गाली नहीं दिया था, और आज तक मेरे दामन पे दाग के एक छींटे नहीं लगे हैं। मैंने कभी बेईमानी नहीं किया है। मैं ना तो ठेकेदारी करता हूं, ना पट्टेदारी करता हूं, ना दलाली करता हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश रच करके और अपने बचाव के लिए अगर आप भागना चाहते हैं, तो आप भी एक चीज जान लीजिएगा कि अगर आग लगेगी तो आएंगे कई जद में। केवल मेरा ही घर नहीं जलेगा, आपका भी जलेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें थी मेरे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, और साजिश के तहत एक जात के नाते मेरे साथ जो है इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। और मेरे कुछ अध्यापक साथी मेरे पीछे लगे हैं, उन मित्रों से मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पहले भी मेरे खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया था, लेकिन जो ये आरोप लगाया जाता है कि मैं जाता ही नहीं था, मैं जाता था, ऐसा नहीं है। और वहां के स्टाफ का कोई दोष नहीं है, मेरे जो वहां के स्टाफ के साथी उनका भी कोई दोष नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कि वो मेरी पैरवी में है। मेरी पैरवी में जब आदमी लड़ता है तो अकेले जब निकलता है तो तमाम लोग डर के नाते, लोगों को परिवार का डर, बच्चों का डर रहता है, तो हमें इसकी चिंता नहीं है मित्रों। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि हम कहना चाहते हैं मित्रों कि सवाल उठाइए, सवाल पूछिए, प्रश्न करिए, मर्यादा में रहते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग सवाल नहीं उठाते, जो लोग सवाल नहीं उठाते वो पाखंडी हैं, और जो सवाल नहीं कर सकते हैं वो मूर्ख हैं, और जिनके जहन में सवाल उभरता ही नहीं वो गुलाम हैं। गुलामी से मुक्त होइए। हमारी संख्या बहुत है, हम लोग केवल जातियों के खांचे में बट करके और खास तौर से यादव के खिलाफ भड़का करके जो राजनीति चल रही है, इससे आप लोग उबरिए। ये सियासत बड़ी खतरनाक है। सियासत जब किसको चपेट में ले कोई नहीं जानता। तमाम तानाशाही हुकूमतें हिल गई हैं, मैं जानता हूं। यहीं पर बंगाल में 30 साल तक कम्युनिस्ट की सरकार चली, ममता जी ने उनको उखाड़ फेंका। ऐसे ऐसे 30-30, 25-25 कांग्रेस का लोग सोचते थे कि सूर्य अस्त नहीं होगा,
लेकिन उसका हसर आप देख रहे हैं, आज एक सीट के लिए तरस रही है। तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कब तक आप चुप रहोगे, कब तक घरों में बैठे रहोगे? निकलना तो पड़ेगा ही, लोगों को आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। आरक्षण के सवाल पर किस तरीके से आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे साथियों का हक मार दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 हमारे भाइयों का हक मार दिया गया। तो क्या उसमें यादव ही लाभ लेता? जो साथी लड़ रहे थे, सारे बैकवर्ड साथियों का उसमें नुकसान हुआ, हमारे दलित भाइयों का नुकसान हुआ। लेकिन आप चुप हैं। वो चाहे जो बोले वो माफ है, वो लोग चाहे जो भी सवाल करें वो माफ है। वो कहते हैं कि लाल टोपी, हम या राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लाल टोपी लगाने वाले गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, और किसान आंदोलन करता है तो उसको जो है नक्सलवादी और चरमपंथी बता दिया जाता है। ये सब माफ करने लायक चीजें हैं। देश के नौजवानों, ये देश आपका है और ये भविष्य आपके हाथ में है। तो मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों आपसे कि कुछ पन्ने इतिहास के मेरे सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े, जो मरे वो शहीद हो गए, और जो डरे, जो भागे, जो देश से गद्दारी किए, आज वो मेरे देश के वजीर हो गए। पहचानो इन लोगों को। लड़ने मरने वाले तो बेचारे शहीद हुए, इतिहास में उनका नाम दर्ज है। आज ये जरूर है कि लोग सत्ता से दूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ता पर यही लोग हमेशा बने रहेंगे। मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन होगा। आज वो लोग हैं, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में जो विजयी हुआ उसको बधाई, और जो हार गया वो संघर्ष करे सड़क पर आकर के। लेकिन साथियों, अगर इस दबाव में लेकर के मुझे धमकी दे करके कि मेरी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, मेरे खिलाफ FIR करके मुझे जेल भेज दिया जाएगा, तो हम जेल कई बार गए हैं, एक बार और जेल जाएंगे। माननीय न्यायालय है, न्याय होगा। मुझे विश्वास है कि न्यायालय न्याय करेगा। आपका आने वाला 5 साल बहुत दूर नहीं होता, बहुत समय नहीं लगता है बीतने में। 2024 लोकसभा का चुनाव भी सामने है अब। लेकिन मैं आज एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं तो निकलूंगा। अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो जेल से लौटने के बाद एक चीज तय कर लीजिएगा, और अगर मेरे परिवार के लोग भी सुन रहे हों तो मैं अपने परिवार से भी कहना चाहता हूं कि अब मैं अपने परिवार को पूरी जिम्मेदारी सौंपते हुए मैदान में निकलूंगा। और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। संघर्ष करूंगा और क्रांति लाने की कोशिश करूंगा।